चलो लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले तो हम लोग डिस्कस करेंगे आज जो मैंने कल क्वेश्चन दिया था, बट उस क्वेश्चन के पहले थोड़े से एक आध और क्वेश्चन मुझे डिस्कस करना था टू बी मोर फेमिलियर विद द मेथड ऑफ सिमेट्री। याद रखना हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे लास्ट, दैट वाज अबाउट मेथड ऑफ सिमेट्री, ठीक है ना? तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, मेथड ऑफ सिमेट्री। अब इसमें करेंगे क्या? देखो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसमें देखो सिमेट्री का कैसे यूज हो, है ना, और किस तरह से यूज करना है, सोच समझ के फिर आंसर करना। मैं एक सर्किट बना रहा हूं, तो I'm drawing a circuit, let's see. होमवर्क मतलब वो जो मैंने क्वेश्चन दिया था उसकी बात कर रहे हो, वो जो इक्विवेलेंट ट्रायंगल वाला? अच्छा, नहीं नहीं वो डिस्कस करता हूँ, उसी के लिए तो मैं बैकग्राउंड बना रहा हूँ, उसी के लिए बैकग्राउंड बना रहा हूँ। तो सिमेट्री मेथड सर इसको सॉल्व करना, इसको ये सपोज आर हो गया, ये आर है, ये आर है, आर है, आर है, आर है, आर है। अब इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तुमको बनाना है ना? वेल आई गिवन यू सम टाइम टू थिंक। आई मीन, तो मैं एक काम करता हूं, मैं इस मेथड को धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करता हूं। तो सिमेट्री मेथड हम कैसे यूज करेंगे जरा सोचो। पहली बात तो सिमेट्री कहां पे है? तो इस फिगर को देखोगे, दिस इज वन लाइन ऑफ सिमेट्री, मिडिल लाइन। इसका मतलब क्या है कि इधर का पार्ट ऑफ द सर्किट और इधर का पार्ट ऑफ द सर्किट दोनों बराबर है। मिडिल लाइन के ऊपर और मिडिल लाइन के नीचे ये सर्किट के दोनों हिस्से बराबर है। हो गया ना? यानी अगर चाहो तो केस क्या होगा, इसको इसके ऊपर सुपरपोज कर सकते हो, यानी चाहो तो इसके ऊपर सुपरपोज कर सकते हो। बात समझ में आ गया? इसका मतलब क्या होता है, इस पॉइंट को इधर लगा सकते हो, इस पॉइंट को इधर लगा सकते हो, है ना? क्यों? क्योंकि सिमेट्री के कारण क्या होगा, यहां से अगर कुछ करंट आता है तो इसका करंट और इसका करंट बराबर आएगा, इसका करंट और इसका करंट बराबर आएगा, और रेजिस्टेंस तो है ही बराबर। यानी कॉमन पॉइंट से इस कॉमन पॉइंट से इस कॉमन पॉइंट से इसका पोटेंशियल ड्रॉप और इसका पोटेंशियल ड्रॉप बराबर होगा, क्योंकि I सेम है, R सेम है, तो I इंटू आर यानी पोटेंशियल ड्रॉप सेम है, तो पोटेंशियल सेम हो जाएगा इसका और इसका, तो ये फोल्ड होके ज्वाइन करा जा सकता है। दैट इज वन एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। ये तुम सिमेट्री के हेल्प से कर सकते। बट यू नो व्हाट, दैट इज वन लेवल ऑफ हेल्प फ्रॉम सिमेट्री, दैट इज वन लेवल ऑफ हेल्प फ्रॉम सिमेट्री। एक सेकेंड लेवल भी है, वो क्या है?
ये एक और सिमेट्री लाइन है, उस सिमेट्री लाइन के इस तरफ और इस तरफ भी करंट बराबर होगा। देखो सिमेट्री लाइन है, और ये बल्कि ज्यादा इंपॉर्टेंट, पता है क्यों? क्योंकि इसका मतलब पता क्या हुआ कि इसका करंट और इसका करंट बराबर होगा, और ये दोनों करंट तो बराबर इसलिए होंगे बीच में सिमेट्री लाइन है, यानी पता क्या होगा, इसका करंट और इसका करंट बराबर होगा, और इसका करंट और इसका करंट बराबर होगा। तो जो करंट ओवरऑल इधर से जा रहा है इधर, तो ये जो करंट से बराबर होगा, और इसका एक बहुत बहुत बड़ा फायदा होगा। कैसे? जरा सोचो, सपोज एक जंक्शन में 4 रेजिस्टर्स, सपोज ऐसे जंक्शन में 4 करंट कैरिंग वायर्स, मान लो यहां से आया 6 एम्पीयर और यहां से आया 4 एम्पीयर सपोज, और यहां से चला गया 7 एम्पीयर और यहां से चला गया सपोज 3 एम्पीयर। तो ये 6 एम्पीयर आए, ये 4 एम्पीयर आए, 7 एम्पीयर चला गया और ये 3 एम्पीयर चला गया, तो 10 एम्पीयर आए, 10 एम्पीयर गया, ये तो ठीक है। ऐसे केस में क्या तुम इसको डिस्कनेक्ट कर सकते हो कि इसको इसके साथ जोड़ दो और इसको इसके साथ जोड़ दो? ये नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि अगर ऐसे करोगे, इन दैट केस 4 एम्पीयर और 7 एम्पीयर मिलके कोई एक बराबरी पे वैल्यू आ जाएगा, और 6 एम्पीयर और 3 एम्पीयर मिलके कोई बराबरी पे वैल्यू आ जाएगा। यानी जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन जंक्शन से हटाने के पहले था वो अब चेंज हो जाएगा। जबरदस्ती ये वाला करंट इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला करंट इसके बराबर हो जाएगा, जबकि जब जंक्शन के साथ जुड़ा हुआ था तो करंट बराबर तो नहीं था। यानी इस वाले वायर्स को तुम जंक्शन से हटा नहीं सकते हो। क्यों? इससे करंट का जो पैटर्न था वो बिगड़ जाएगा। करंट के पैटर्न सर्किट में बिगाड़ने का कोई राइट हमें नहीं है, उससे सर्किट चेंज हो जाएगा। अब चेंज करके हमसे थोड़ी निकाल। हावेवर, तो ध्यान से सुनो, हावेवर अगर ये ऐसे हुआ होता तो मान लो 6 एम्पीयर आया और 3 एम्पीयर आया लेट से, और इसमें से 6 एम्पीयर चला गया और लेट से इसमें से 3 एम्पीयर चला गया, लेट अस से जंक्शन में ऐसे कुछ हुआ अगर है तो, मैं ही नहीं करूंगी हमेशा होगा, मैं कह रहा हूं लेट से किसी सिचुएशन में ऐसे हुआ है तो इन दैट केस तो तुम इसको हटा सकते हो। अब पता क्या हुआ, पहले भी ये 6 था, अब 6 हो गया, पहले भी ये 3 था, ये 3 हो गया, यानी 6 एम्पीयर वाला करंट यहां से चला गया, 3 एम्पीयर वाला करंट यहां से चला गया। यानी इस पर्टिकुलर केस में जंक्शन से अगर हटाओगे तो सर्किट इज नॉट गेटिंग डैमेज्ड और डिस्ट्रॉयड और चेंज्ड और एनीथिंग, यानी सर्किट में कोई चेंज नहीं आ रहा। बात समझ में आ गई? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 6 आया तो 6 चला गया, 3 आया तो 3 चला गया। यहां तक ठीक है? आई होप इट्स ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये अलाउड है, ये नहीं अलाउड। तो ये से हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्व करना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि कितने सारे लूप्स आ जाएंगे। याद है ना व्हीटस्टोन ब्रिज, एंटी व्हीटस्टोन ब्रिज, तो उसी तरीके का है क्वेश्चन इसमें भी। देखो इसको सॉल्व करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि बहुत सारे लूप्स है, लेकिन क्योंकि इसका करंट और इसका करंट बराबर है तो मैं एक काम करता हूं, इसको जंक्शन से हटा। ओके, अच्छा बाय द वे क्वेश्चन सॉल्व करना क्यों टफ था? क्योंकि सारा आपस में जुड़े हुए हैं, कोई सीरीज पैरेलल तुमको यहां से नहीं मिलने वाला, सब जंक्शन से जुड़े हुए इधर उधर से जुड़ा हुआ है, तो ना सीरीज मिलेगा तुमको, ना पैरेलल मिलेगा, ना इसको रिड्यूस कर सकते। लेकिन अब क्या हो गया, ये जो वायर मैंने अलग कर दिया, और इस केस में अलग करना अलाउड था क्योंकि ये वाला केस ऐसे नीचे वाला भी होगा, यानी यहां से जितना करंट जाएगा उतना ही करंट यहां से आएगा। बात समझ में आ गया ना? यानी अब पता फायदा क्या हो गया, देखो ये दोनों सीरीज में आ गया और इसके साथ ये पैरेलल में, और फिर ये दोनों सीरीज, यानी अब ये वाला पूरा एक सिस्टम हो गया जिसको तुम सीरीज पैरेलल के थ्रू सॉल्व कर सकते हो। और सिमिलरली ऊपर वाला दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऊपर वाले हिस्से का ये वाले का रेजिस्टेंस और ये वाले का रेजिस्टेंस तो बराबर ही होगा ना, क्योंकि ऊपर और नीचे एकदम सब कुछ सेम सेम है। अब फायदा हो जाएगा, इसको सॉल्व किया जाए फिर तो कैसे हो जाएगा? तो देखो ये आर और आर 2r हुआ, आर और आर 2r और आर पैरेलल, तो 2r और r पैरेलल, तो कितना हो जाएगा 2r into r by 2r plus r। तो ये 2/3r हो गया, 2/3r। अब वो देख लो थोड़ा सा, होगा
देख लो अच्छे से मैंने क्या लिखा। ठीक है, तो 2r into r by 2r plus r। ये तो 2/3r हो गया और एक r और r हो गया, यानी 2r plus 2/3r। ठीक है ना, यानी हो गया, ऊपर का क्या हो गया 8r/3 और ये भी 8r/3, यानी क्या हो गया 8r/3, साथ में बीच वाला 2r, r और r 2r और नीचे वाला भी 8r/3। ठीक है, तो 8r/3, 8r/3 और 2r। अब तो पैरेलल में आराम से सॉल्व हो जाएगा। बाय द वे 8r/3 और 8r/3 मिलके क्या होगा 4r/3, हाफ हो जाता है, यानी क्या रह गया 4r/3 और 2r। तो कितना हो जाएगा फिर ना, अब लास्ट में आ जाएगा 4r/3 into 2r by 4r/3 plus 2r। ये कितना होगा ना 8r²/3, यानी 8r²/3 into 3 by 3 to the 6 plus 4 यानी 10, यानी इक्वल टू कितना आ जाएगा 4r/5। ठीक है, 4r/5। ठीक है ना, देखो अच्छे से देख लो डीओ के सिमेट्री मेथड का फायदा। आई होप यू गॉट इट। तो एक काम करो, मैं एक आध और क्वेश्चन दे रहा हूं। सर एक्सक्यूज मी। हाँ बेटा। सर इस जंक्शन को वर्टिकली की बजाय हॉरिजॉन्टली तोड़ा जा सकता था? नहीं तो कैसे तोड़ेगा, मतलब ऐसे करके तो नहीं तोड़ पाओगा ना, क्योंकि करंट एक्चुअली इधर से इधर जा रहा है, तो करंट इधर से इधर है, इधर से इधर नहीं जा रहा है, करंट ओवरऑल इधर से इधर जा रहा है, इधर से इधर आ रहा है। अगर तुम बोलोगे नहीं मैं तो ऐसे कट कर दूंगा यूं, तो ये अलाउड नहीं है, तो इसके मतलब तो करंट इधर से इधर जा रहा है, ऐसे नहीं हो रहा, करंट होल में उधर से उधर जा रहा है, तो वो ट्रेंड भी तुमको थोड़ा सा मेंटेन करके रखना पड़ेगा, तो इसलिए नहीं कर पाओ। ओके सर, थैंक यू सर। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज हमें मिला सिमेट्री मेथड से। अभी मैं एक आध और क्वेश्चन दे रहा हूं, ये भी थोड़ा सा सिमेट्री मेथड से ट्राई करो, फिर मैं कल वाला जो होमवर्क क्वेश्चन दिया था फिर मैं उसको सॉल्व करूं। ठीक है ना, तो ये किसी को पूछना तो नहीं, एक बार देख लो जरा समझ में आ रहा है 8r/3 कैसा है। हाँ ध्रुव कुछ पूछ रहे हो? सर एक बार फिर से अच्छा एक्सप्लेन कर दो। देखो मेन जो मुद्दा था वो समझो, मेन मुद्दा क्या था बताया, मेन मुद्दा था कि जो सिमेट्री है, जो सिमेट्री है उसका कैसे यूज किया जाए। तो सिमेट्री से अच्छा जो ओरिजिनल नेटवर्क है वो बड़ा मुश्किल है सॉल्व करना, सब आपस में ज्वाइंट है इधर उधर, बड़ा मुश्किल है। और सिमेट्री का फायदा कैसे हो गया ना, सिमेट्री का फायदा ये होगा कि जो मिडिल वाला लाइन है उसके ऊपर ऊपर करंट सेम होगा, ऊपर नीचे, और जो सेंट्रल लाइन बताया था मैंने उसके भी इधर उधर करंट सेम हो, वैल्यूज सिमेट्री के कारण। तो जो मैंने फायदा उठाया वो ये था कि यहाँ पे ऐसे था, तो इस सिमेट्री की वजह से इधर इधर करंट सेम, तो यानी यहाँ पे जितना करंट आ रहा है यहाँ पे उतना ही करंट आ रहा है, यहाँ पे भी उतना ही करंट जा रहा है। तो जब ऐसे हो रहा है तो क्यों ना समझो कि उसी का करंट ऊपर ऊपर से निकल गया। सिमिलरली इसका जो करंट है नीचे भी वही करंट है,
तो क्यों ना ऐसे सोचे कि नीचे नीचे से ही चला गया, क्या नुकसान है। तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ से अलग कर दिया और इसको भी यहाँ से अलग कर दिया। अब फायदा क्या हो गया कि जो जंक्शन में ज्वाइनिंग हो रहा था सर्किट में, ठीक है ना, जो जंक्शन में ज्वाइनिंग था सर्किट में, उस चक्कर में जो है क्वेश्चन में सीरीज पैरेलल नहीं मिल पा रहा था। अब क्या ना, जंक्शन से मैंने वायर्स को हटा दिया थोड़ा सा, अब क्या हो गया, ये पूरा जो है आराम से सॉल्व होगा। क्यों, ये दोनों सीरीज में आ गया, फिर इसके साथ इसका पैरेलल, और फिर ये दोनों भी साथ में सीरीज, यानी क्या होगा, ये देखो आ गया ना समझ में? यस सर, अब इसका रिडक्शन समझ में आ गया? यस सर, थैंक यू सर। That was about symmetry method। मैं एक आधा और क्वेश्चन दे देता हूँ, थोड़ा सा है ना यूज कर लो। ये सारे जो एक एक ब्लॉक है ना, वो सारे आर 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 वाले, ठीक है, तो सॉल्व करो, ये सब आर आर। मैंने बीच बीच में एक आध दिखाया, बट एक्चुअली सारे छोटे छोटे जो ब्लॉक्स है ना, मतलब छोटे छोटे जो वायर्स है ना, एक एक का रेजिस्टेंस आर आर है। अब सॉल्व करके इससे इक्वल रेजिस्टेंस। अच्छा नहीं सॉरी, ये ना थोड़ा सा ग्रेड मैंने गलत बना दिया, ये मैं 3/3 देना था, मैंने गलती से 3/4 बना दिया। वो सिमेट्री भी तो चाहिए ना, ऐसे ऐसे मतलब 3/3 4/4 5/5 ऐसे होगा, तो मैंने गलती से 3/4 बना दिया था, तो मैंने ठीक कर दिया 3/3। अदरवाइज सिमेट्री नहीं हो पाएगा ना, ये एक तरफ 4 है एक तरफ 3 है, तो सिमेट्री नहीं होगा ना। तो मेथड ऑफ सिमेट्री से सॉल्व करना, तो मैंने क्वेश्चन ही गलत दिया था। चलो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो पहली बात तो सिमेट्री में से मैं इधर पे, मतलब ये वाला सिमेट्री लाइन है, तो अगर इसको सिमेट्री लाइन मान के चलो, और जो कि है मतलब, तो क्या होगा, इधर का करंट बराबर होगा, और ये भी एक सिमेट्री लाइन है, तो यहाँ वाले करंट और यहाँ वाले करंट बराबर होगा, है ना, देख लो जैसे। तो जब ये वाले करंट बराबर है, तो मैं ये तो कर सकता हूँ ना, यहाँ से इसको जंक्शन
यानी बेसिकली कहना इसका करंट और इसका करंट बराबर है, तो सिमेट्री लाइन के इस तरफ और इस तरफ, तो अगर ये दोनों करंट बराबर होता है तो ये वाला करंट भी बराबर होगा, यहाँ पे इसको तोड़ दो और इसको भी तोड़ दो, है ना। सिमिलरली यहाँ पे भी तोड़ दो। हो गया, अब क्लियर होगा थोड़ा थोड़ा। अब देखो क्या करोगे, है ना, कि ये जो करंट है और ये जो करंट है ये तो सिमिलर होगा ना, यानी ये दोनों पॉइंट भी ज्वाइन कर सकते, है ना। तो एक काम करो, पहले तो ये दोनों कर लेता हूँ, कि ये 2r और ये 2r, तो ये r हो गया, है ना, और ये भी 2r हो गया, ये 2r और 2r ये r हो गया, ये भी 2r और 2r r हो गया, ये r और r 3r हो गया। यानी मैं दोबारा सर्किट ड्रॉ कर रहा हूँ, जरा ध्यान से देखो, और ये ज्वाइन हो जाएगा, है ना। तो कैसे हो गया देखो जरा, तो ये A पॉइंट हो गया सपोज, ये B पॉइंट है, C पॉइंट है, D पॉइंट, और कुछ और पॉइंट्स मेंशन कर देता हूँ, E F G H I J K L, थोड़े पॉइंट्स ज्यादा है, ये बहुत सारे चीजें हैं, बट चलो कोई नहीं। तो ये वाला तो हो गया 2r और 2r मिलके r, है ना, ये हो गया r, ये वाला, और ये भी 2r और 2r मिलके r और 3r, तो यहाँ पे 3r हो गया, ये देखो ये 3r हो गया, और यहाँ पे भी 3r होगा, ठीक है। और एक चीज देखो, ये I और J ज्वाइन हो जाएगा, यानी अगर ये B पॉइंट हुआ, ठीक है ना, तो I और J ज्वाइन कर लो, तो ये तो हो गया H, और I और J ज्वाइन होगा, तो यानी ये I और J ज्वाइन हो गया, और ये ऐसे, ये B पॉइंट हो गया, ये I और J ज्वाइन कर दिया, ये I और J हो गया, है ना, I और J, और ये R हो गया, तो और इसके साथ ज्वाइन कर लो, ये वाला ज्वाइन हो गया, तो ये भी R/2 हो जाएगा, है ना, तो ये भी हो गया R/2, ये सब R R R R R इस तरीके से, ये यहाँ पे E और F ज्वाइन हो जाएगा, तो ये E और F ज्वाइन हो गया, ये A पॉइंट है, तो A से E ये R है सारे, और ये हो गया EF, यहाँ ज्वाइन हो गया, और वहां से E से लेके J तक ये हो गया पूरा 3R, ये हो गया E F और ये हो गया I J, तो इसको ज्वाइन कर दिया, ये लो ज्वाइन हो, और ये जो R है ना, ये तो इसका हो गया, और ये E और F ज्वाइन हो चुका है, तो यहाँ से एक और हो जाएगा R/2, और ये हो गया ऐसे, ठीक है। एक बार देख लो अच्छे से, और ये एक पॉइंट हो गया यहाँ पे, ठीक है ना, नहीं यार, चलो ठीक है, मैं थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ, ठीक है, थोड़ा डिटेल क्लियर रहेगा। थोड़ा स्टेप बाय स्टेप बना देता हूँ, कोई बात नहीं। देखो पहली बात तो A से E है, तो A से E है, A से E, A से F, ये A हो गया, और ये E F, तो ये दोनों हो गया, ठीक है ना। E से ये वाला पॉइंट, इसका भी कुछ नाम दे दो, कितना हो चुका है, J हो चुका है, तो K दे दो, ये L है, तो EF से K, ये K पॉइंट ऐसे दो, ये कौन से हो गए, ये दोनों, तो E से F और ये K पॉइंट हो गया, है ना, ये दोनों एक्सरसाइज हो गया। अच्छा ये तो 2R और ये 2R है, तो मिलके R हो गया, ये K पॉइंट है, L पॉइंट है, तो ये K पॉइंट है, ये R हो गया, ये L हो गया, याद रखिएगा ना। फिर L से J और L से I, क्योंकि ये तो ज्वाइन हो जाएगा, सेम पोटेंशियल होगा, ये हो गया I J, ये I और J, ठीक है ना, तो L से ये सब हो चुका है,
एल से जे, एल से आई, तो देखो एल से आई, एल से जे, ये आगे आई और जे जाए, फिर जे से बी और आई से बी, तो जे से बी और आई से बी, ये आ गया और ये आ गया, यानी अब ये भी आ चुका है, ये भी आ चुका है, ये भी आ चुका है, ठीक है। अब देखो ई से लेके पूरा जे तक क्या हो रहा है ना, ये 2r और 2r है, तो r हो गया, और r सीरीज में, यानी टोटल कितना हो गया 3r। ये कहां से है, ई से लेके जे तक, ये ई से लेके जे तक, ये हो गया 3r। तो सिमिलरली इधर का भी 3r होगा, एफ से लेके आई तक, तो एफ से लेके आई तक, तो ये हो गया 3r। अब देखो इसका सर, यानी क्या हो गया, ये r/2 हो गया, ये r/2 और r, तो कितना हुआ 2r, तो 3r 2r 3r पैरेलल में आ गया, ये r/2 और ये r/2, यानी इसका इक्विवेलेंट क्या हो गया फिर r/2 और 3r 2r, और देखो ये 2r इसलिए r/2 प्लस r/2 प्लस r, तो 2r हो गया, तो पैरेलल में होंगे तो क्या होगा 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/3r प्लस 1/3r प्लस 1/2r, यानी 6r हो गया, तो 2 + 2 + 3 यानी कितना हो गया 6r/7, यानी r इक्विवेलेंट हो गया 6r/7। हो गया ना, और ये r/2, या ठीक है, अच्छे से देख लो, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था ऑब्वियसली, बट रिडक्शन कैसे किया मैंने वो एक बार अच्छे से देखो। देखो r/2 6r/7 r/2, अब तो करेंगे तो r/2 + r/2 r हो गया, और r + 6r/7 क्या हो जाएगा फिर 13r/7, यानी फाइनल आंसर हो गया। एक बार ना अल्फाबेट के साथ अच्छे से मिला लो, थोड़े से ना मैंने शॉर्टकट किया, वैसे तो कैसे ना, देखो ये 2r है, ये 2r है, तो मिलके r हो गया, तो देखो r, ठीक है ना, वो देखो अच्छे से, ठीक है ना। अच्छा ये तो सारा रिकॉर्डेड है, एक बार दोबारा देख लेना, और मैं तो कहता हूँ कि हफ्ता 10 दिन बाद में एक बार दोबारा सॉल्व करो खुद से, और अगर अटकते हो तो बाय चांस दो, इन दैट केस वीडियो तो है ही, फिर तो कोई दिक्कत है ना। ओके चलो, नाउ लेट्स प्रोसीड। Now let's take up another question on symmetry method। हमें क्वेश्चन ये है कि सपोज मेरे पास एक सर्किट है जो कि एक पिरामिड के साइड्स है, एजेस, मतलब ये बेस ऑफ द पिरामिड हो गया, ये बेस ऑफ द पिरामिड और इसके वर्टेक्स भी है, तो वर्टेक्स को भी ये तीनों से ज्वाइन किया, कोई कट नहीं कर रहा, लेकिन फिगर में ऐसे लगता है कई बार, अब क्या करें, तो ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, और ये ऐसे हो गया, और इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस देखा, ये सारे रेजिस्टर्स आर ईच है, बेस में भी तीनों आर है, ये आर है, ये आर है, ये आर, और ऊपर वाले भी आर है, और ये पीछे वाला भी आर है, तो इस तरीके से इसका अरेंजमेंट है। अब देखो ये आर है, आर है, आर है, आर, यानी बेसिकली 6 रेजिस्टर्स हो गए, कैसे, 3 तो बेस में हो गए, और एक वर्टेक्स ले लो,
और वो जो बेस के 3 कॉर्नर्स उसमें एक रेजिस्टर एक रेजिस्टर एक रेजिस्टर, तो ये वाले 3 हो गए और नीचे 3 है तो 6 रेजिस्टर्स। इसका आर इक्विवेलेंट बता, फाइंड आउट आर इक्विवेलेंट। अगेन ट्राई टू यूज सिमेट्री। सर एक्सक्यूज मी, हाँ मैडम, लास्ट क्वेश्चन में हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस ऑफ सिमेट्री को के हिसाब से कुछ किया क्यों नहीं? मतलब ये कैसे पता चलता है कि कौन सी लाइन ऑफ सिमेट्री यूज नहीं, दोनों ही सिमेट्री, हमने दोनों सिमेट्री यूज किया। हमने करंट जो बराबर किया था ना वो इधर वाले डायगोनल की वजह से किया था, और जो कटिंग किया मतलब जो सेपरेशन किया वो ये वाले सिमेट्री लाइन की वजह से किया। तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन मैंने इस सिमेट्री लाइन की वजह से कर पाया कि बराबर होगा एंड ऑल दोस थिंग्स, और वो जो सेपरेशन किया जंक्शन से वो मैंने इस सिमेट्री लाइन से किया। तो दोनों ही यूजफुल हुआ है, एक नहीं, ठीक है ना? ऐसे नहीं कि दोनों नहीं यूज किए मैंने। सर मैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस ऑफ सिमेट्री की बात कर रहा था। हाँ देखो, एक्चुअली क्या देखो, सिमेट्री में ये भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि एंट्री और एग्जिट पॉइंट कहाँ पे। तो अगर हॉरिजॉन्टल और ऐसे देखते हो तो ये अब ऐसे लाइन अगर देखोगे तो देखो एंट्री पॉइंट थोड़े इस तरफ है, उसके उस तरफ है, तो उतना सिमेट्रिकल नहीं बन पा रहा है। इसलिए अगर एंट्री एग्जिट पॉइंट को लेके अगर तुम सिमेट्री लाइन बनाते हो या सिमेट्री प्लेन बनाते हो तो दैट इज मोर इफेक्टिव एंड फ्रूटफुल है। ये अल्टीमेटली तो करंट डिवाइड हो रहा है एंट्री पॉइंट पे और फिर से करंट जुड़ के बाहर निकल रहा है एग्जिट पॉइंट पे, तो उससे रिलेटेड ना सिमेट्री डिसाइड करोगे, दैट इज द पॉइंट। थैंक यू सर। चलो अब देखो इसमें सिमेट्री प्लेन क्या है, पहले वो डिसाइड करें। इस बार इंटरेस्टिंग सिमेट्री प्लेन है, मैं इसका एक और भी व्यू बताऊंगा, बट वो व्यू हमेशा देखो विजुलाइज होना मुश्किल होता है, तो एटलीस्ट अगर नहीं विजुलाइज हो तो क्या करेंगे वो देखो। पहली बात तो एंट्री एग्जिट पॉइंट पे इस बार एक सिमेट्री प्लेन इधर से होगा इसके मिड पॉइंट से, बट वो कुछ खास फायदेमंद, इतना फायदेमंद नहीं। जो ज्यादा फायदेमंद है वो देखो, वो है ये वाला प्लेन, ये यानी एंट्री एग्जिट के मिडिल पॉइंट, पीछे का पॉइंट और वर्टेक्स, इनको लेके एक प्लेन। ठीक है ना, ये प्लेन समझ में आएगा ना। अब इस प्लेन पे देखो सिमेट्री का यूज कैसे करेंगे, इस प्लेन के इस तरफ सेम करंट होगा, है ना? यानी अगर कोई करंट यहां से जा रहा है ऐसे करके तो यहां से आएंगे नेटवर्क से, है ना? यहां से अगर जा रहा है तो यहां से आएंगे और वो सेम होगा। क्यों भाई? देखो ना,
करंट इधर, अगर मान लो करंट यहाँ से एंट्री किया तो इधर से जाके इधर से एग्जिट होना है, यानी जाना है और आना है, तो जो जाएंगे वही आएंगे। ये सिमेट्री से पता चल रहा है। क्यों? ये देखो ना, ये दोनों सिमेट्री वायर्स, ये वाला और ये वाला। इससे फायदा समझो, है ना। फायदा ये हो रहा है कि ये वाला जो वायर है इसमें तो कोई करंट ही नहीं गया। क्यों? देखो यहाँ पे एक जंक्शन है, इस जंक्शन से में 3 वायर्स है, इस जंक्शन में 3 वायर्स है, एक वायर, दूसरा वायर, तीसरा वायर। अब एक वायर का करंट अगर सारा ही दूसरे वायर में चला जाए तो इसमें तो तीसरे वायर में कोई करंट ही नहीं है। मैं एक और तरीके से बताता हूं, ये देखो, सपोज यहाँ पे जो करंट जा रहा है, सिमेट्री लाइन किधर है, तो यानी ये वाला, यानी यही करंट यहां से आएगा। तो आप बताओ, अगर मान लो यहां का करंट यहां से आता है, ये देखो, है ना, देखो यहां से जो करंट जा रहा है वही करंट अगर यहां से आता है, यहां से जो करंट जा रहा है वही करंट यहां से आता है, यही करंट यहां से आता है। इसका मतलब क्या हुआ, है ना, इसका मतलब क्या हुआ, जो करंट इधर जा रहा है वही करंट इधर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जरूरत ही नहीं है। यानी इस सर्किट में ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज के तरह, जैसे वो ब्रिज वाला रजिस्टर नहीं होता बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में, इसमें भी कोई करंट नहीं होगा। यानी इसको हटा दो, अब क्या हो गया, करंट यहाँ पे है, एक आर और आर सीरीज में आ गया, ये वाले आर और आर सीरीज। सिमिलरली ये भी आर और आर सीरीज में आ गया, देखो ये आर और आर सीरीज और ये आर आ गया आर। यानी अब क्या हो गया ना, यहां से एंट्री हुआ, एक 2R, एक आर और एक 2R। कैसे हो, एक 2R, बीच वाला आर और 2R, कैसे ना, ये आर हो गया, ये बीच में रख दिया, ये 2R है, ये 2R है, और ये वाला भी 2R है, ये वाला वो 2R। तो 2R और 2R मिलके पैरेलल में क्या होगा, आर, और एक आर और एक और आर पैरेलल में क्या हो गया, R/2, यानी इसके इक्विवेलेंट क्या। अगर इसका एनालिसिस देख लो अच्छे से। हाँ बोलो बेटे। सर मेरे को 2 डाउट्स थे सर। एक तो यहाँ पर आपने जो, अगर हम वाई ऊपर की साइड में लें, जो हमने ऊपर से गया आर और आपने कहा कि दूसरे वाले वायर में जाएगा ही नहीं। सर ये हमें कैसे पता है करंट डिवाइड हो जाए, हमें कैसे पता करंट डिवाइड नहीं हुआ? नहीं समझे नहीं, करंट डिवाइड की बात नहीं है, बात नहीं, ये एंट्री पॉइंट है, फिर कुछ तो करंट यहाँ से जाएगा। और सिमेट्री प्लेन देखो जरा, ये वाला सिमेट्री प्लेन था, ये प्लेन था सिमेट्री का, तो इस सिमेट्री प्लेन के ये वाला जो बीच का सिमेट्री प्लेन बना है मैंने, ये वाला इसके इस तरफ का और इस तरफ का करंट सेम होगा, ये वाला और ये वाला सेम होगा। अब जब बताओ, ये जंक्शन है, जंक्शन में एक करंट यहाँ से आया, वही करंट वहां से जा रहा है, तो वो जो पीछे वाला एक और वायर है उसमें तो कुछ भी नहीं जा रहा है। जब वायर से कुछ जा ही नहीं रहा है तो उसको रखो ना रखो बराबर है, इसने हटा दिया, हटा सकता है ना, हटा दिया मैंने, देखो तो मैंने हटा दिया, तो आपको आसान हो गया। सर हाँ। सर मेरे को ये भी डाउट था कि हमने यहाँ पर फिर इसी लॉजिक से जो नीचे वाला आर है जो अभी हमारे सर्किट के मिडल में है, हमने उसको क्यों नहीं हटाया सर, इसको क्यों नहीं हटाया? नहीं इससे क्यों हटेगा, तो यहाँ से करंट तो यहाँ से जा रहा है ना, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, करंट यहाँ तक आया है ना, करंट यहाँ तक आया, उसके बाद यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, जब इस जंक्शन पे गया तो वहां पे सिमेट्रिकल वायर्स ये दोनों के, वैसे इसका करंट इसका करंट बराबर होगा, तो इसलिए इसका डेड हो गया। पर यहाँ पे ऐसे तो सिमेट्रिकल नहीं है ना कि इसका करंट डेड हो जाए, वो क्यों होगा, वहां पे 3 वायर्स अवेलेबल है, तीनों में करंट बढ़ जाएगा। वो तो सिमेट्री, ये दोनों लाइन है, ये वाले, ये दोनों लाइन सिमेट्रिकल, इसलिए वहां पे हो रहा है, ठीक है ना। अब ये जो मैंने व्यू बनाया, ये जो प्लेन बना है, ये एक विजुअलाइजेशन होता है, एक और विजुअलाइजेशन होता है, अगर मैं वो बनाऊंगा तो देखना और इजी लगे। बट देन यू नो व्हाट, हमेशा ये डिजायरेबल नहीं होता कि हम सिर्फ इजी वाले मेथड से ही समझें। जो टेक्निकली प्रॉपर मेथड है वो यही है जो मैंने बताया, लेकिन इसको एक और तरीके से भी हम इमेजिन या विजुअलाइज कर सकते हैं। वो क्या है, एक काम करो, यहां से देख, यहां से देख, अगर देखोगे तो जरा एक काम करो, मैंने अल्फाबेटिकल नाम दे दूंगा, A B C D, और बस इतना ही काफी। अब एक काम करो, A और B है ना रेजिस्टेंस,
ये और भी है ना डिस्टेंस। फिर ए से सी, सी से बी, सी पॉइंट यहां पे रखें, ए से सी, सी से बी हो गया ना, ए से सी, सी से बी। तो ये ए से सी हो गया, सी से बी हो गया, ए से बी। अब एक डी पॉइंट रख लो बीच में, यहां पे डी पॉइंट। तो ए से डी ये वाला, डी से बी ये वाला, और सी से डी। अब बताओ, अगर थोड़ी देर के लिए इसको हटा दो, थोड़ी देर के लिए अगर हटा दो, isn't this a Wheatstone bridge जिसमें इसको गायब कर सकता हूं मैं? ये आर यानी आर इज टू आर इज टू आर इज टू आर, यानी बैलेंस Wheatstone ब्रिज हुआ ना, यानी क्या होगा, हट जाएगा, हटा दो, हो गया। अब एक काम करो, जो मैंने हटा दिया था पहले उसको जोड़ दो। क्या कर रहे हैं, इसको जोड़ दो। तो ये Wheatstone ब्रिज के वजह से ही हट रहा है। वो अलग बात है कि मैंने अलग तरीके से विजुलाइज कराने के लिए बोला था, वो भी ठीक है, बट ये इसका एक और व्यू है जिससे आई थिंक ज्यादा अच्छे समझ में आ रहा है। बट मैं चाह रहा था कि वो भी विजुलाइजेशन कर लो, कल को सकता है उस टाइप की भी जरूरत पड़ेगा 3D में। अब तो ये 2D में बहुत अच्छे से इजीली विजुलाइज होगी, बट हमेशा तुमको 2D मिलेगा नहीं, कई बार 3D में भी तुमको विजुलाइज जो है करना पड़ेगा। इसलिए मैं इसको भी हेल्प कर रहा था या इसको भी डिस्कस कर रहा था। अदरवाइज अब तो हो गया ना, ये देखो आर और आर टू आर, आर और आर टू आर, और आर देखो टू आर टू आर आर, आगे बढ़ क्लियर हो गया। अब तो क्या है, कोई डाउट है इसमें? यस, अरमान अब ठीक हो गया बेटे? अच्छा यस सर ठीक होगा। हाँ वही कर रहा हूँ। चलो ठीक है, फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अब एक काम करते हैं, अब हम चलते हैं उस क्वेश्चन में जो हमने उस दिन होमवर्क किया है ना, ठीक, उसको सॉल्व करते हैं। तो एक काम करते हैं देखो, अगर ये इसका रेंज तो इतना स्मॉल आर है, इसका भी स्मॉल आर होगा, इसका भी स्मॉल आर होगा ना। मुझे नहीं पता इसके इक्विवेलेंट डिस्टेंस क्या है, मुझे नहीं पता, कुछ होगा एक्स एक्स जो भी है, और ये आर हो गया, ये आर हो गया, और ये आर, याद है? ठीक है, अब एक काम करो, ये मिड पॉइंट पे चले जाओ, ये मिड पॉइंट पे चले जाओ, और ये मिड पॉइंट पे आ जाओ, है ना। इसको ज्वाइन कर लिया, फिर इसको भी ज्वाइन किया, फिर इसको भी ज्वाइन किया वगैरह वगैरह। अब मैं बाकी ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, बाकी समझता हूँ। अब एक चीज जरा देखो, अब बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, इज इट दिस द सिमेट्री लाइन? मानोगे? क्योंकि ये एंट्री पॉइंट है, ये एग्जिट पॉइंट है, तो इसको लेके ये वाला सिमेट्री लाइन हो। फायदा क्या हो गया, सिमेट्री लाइन के इस तरफ और इस तरफ करंट बराबर हो, यानी इसका करंट और इसका करंट बराबर हो, क्योंकि ओवरऑल करंट मान लो यहाँ से आ रहा है और ऐसे करके जा रहा है, तो ऑब्वियसली ओवरऑल करंट इधर से इधर जाएगा, तो यहाँ से यहाँ जा रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ से यहाँ जा रहा है। That's what is going to happen overall. I think you will agree. अब एक चीज जरा देखो, and this is important, वो क्या है कि क्योंकि इसका करंट और इसका करंट सेम है, तो इसका और इसका भी बराबर हो, मानोगे? विदाउट केस ये बताओ, इसको जंक्शन से हटा ही ना दे, यानी सबसे पहले तो ये जंक्शन से हटे, ठीक है, सबसे पहले तो ये जंक्शन से हटे, क्या तक ठीक है? अब क्या देखो,
सर एक्सक्यूज मी हाँ बेटे, सर, ये जो करंट की डायरेक्शन आपने बताई है सर, मेरे को एक डाउट था सर, ये ऐसे आपने कैसे की डायरेक्शन, एक बार प्लीज जस्ट। नहीं नहीं, देखो ओवरऑल जो करंट का फ्लो होगा ना वो ऐसे जाएगा। क्यों? मैंने एंट्री इसको माना, एग्जिट इसको माना, बट अगर तुम इसको एंट्री और इसको एग्जिट मान दो तो ठीक है, तो ओवरऑल करंट यहाँ से यहाँ जाएगा, तो इधर से इधर जा रहा है। अब बताओ, ये यहाँ से यहाँ करंट जाएगा ना, यहाँ से यहाँ करंट जाएगा तो उल्टा हो गया ना, उल्टे डायरेक्शन में जा रहा, नहीं तो नहीं हो सकता। तो ओवरऑल करंट इधर से इधर फ्लो करेगा, तो इसलिए यहाँ पे ऐसे जाएगा, वहां पे ऐसे जाएगा, यहाँ पे ऐसे जाएगा, फिर यहाँ पे ऐसे जाएगा, वहां पे ऐसे जाएगा, यहाँ पे ऐसे जाएगा, इस तरीके से करंट का ओवरऑल फ्लो होगा। तो और एरोज बना देता हूं ऐसे ऐसे। ये देखो, और भी वायर्स पे मैंने करंट बना दिया, देखो अच्छे से। बट मेन मुद्दा समझो, मेन मुद्दा ये है कि हमारे पास जो ट्राइंगुलर नेटवर्क है, इनफाइनाइट नेटवर्क, उसमें क्या हो रहा है ना, एक ट्राइंगल के अंदर दूसरा ट्राइंगल, फिर तीसरा ट्राइंगल, चौथा, पांचवा, आठवां, 10वां, 20वां, इस तरह से ट्राइंगल पे ट्राइंगल है नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, देखो कि जिस तरीके से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन बन रहा है, उस हिसाब से, सॉरी, रेजिस्टेंस का डिस्ट्रीब्यूशन बन रहा है, उस हिसाब से अगर देखोगे तो हमारा एक्चुअल में क्या है ना, पहले वाला आर आ रहा और उसके बाद आधे लेंथ का है, तो r by 2 r by 2 r by 2, उसके बाद उसके आधे लेंथ का है, तो r by 4 r by 4 r by 4, उसके बाद आधे लेंथ का है कि r by 8 r by 8 r by, इस तरीके से पूरे ट्रायंगुलर नेटवर्क इनफाइनाइट तक बना हो गया। देन स्टार्ट r by r से, फिर r by 2 by r by 2 r by 2, फिर r by 4 r by 4 r by 4, फिर r by 8 r by 8 r by 8, इस तरीके से पूरा फ्लो चल रहा है। एग्री करोगे ना? अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ समझो, इसका मतलब ये हुआ कि अगर पूरे का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस x होता है, तो जो ये वाला हिस्सा है इसका तो स्टार्टिंग आधे रेजिस्टेंस से हो रहा है, आधे लेंथ से, फिर उसके अंदर आधा, उसके अंदर, यानी सिस्टम सिमिलर है, लेकिन जो हमारा वाला एक्चुअल नेटवर्क है उसमें स्टार्टिंग r r r, फिर r by 2 r by 2 r by 2, फिर r by 4 r by 4, इस तरीके से, यानी r by 2 r by 4 r by 8 r by 16, इस तरीके से चल रहा है। ये है हमारा नेटवर्क। और जो ये वाला है इसका स्टार्टिंग r by 2 से है, फिर उसके अंदर r by 4 r by 8, यानी सब कुछ सेम है, आधे 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 सब कुछ सेम है, लेकिन हमारे वाले का स्टार्टिंग r से हुआ है, और जो अब ये वाला बच गया काटने के बाद वो r by 2 से हुआ है ना। एक सेकंड रुको, अब उससे क्या होगा ना, इक्विवेलेंट x by 2 हो जाएगा। हाँ बोलो। हाँ, अभी देखता हूँ मैं, क्लास बहुत लेट तक है, ठीक है ना, क्लास बहुत लेट तक है, मैं देखता हूँ। हाँ, तो अगर इस पूरे का अगर x होता है, तो ये जो मैंने सिलेक्ट किया बीच वाला, अब तो ये अलग हो गया, इसका क्या होगा x by 2, यानी अब मैं इसके इक्विवेलेंट बनाऊंगा। कैसे इक्विवेलेंट बनेगा वो, ये बन रहा है इक्विवेलेंट। तो इसका अगर मान लो x है तो क्या होगा, ये हो जाएगा x by 2, ये r by 2 r by 2 r by 2 r by 2 आ गया ना। तो ये r by 2 r by 2 मिलके r हो गया, तो इससे कितना हो जाएंगे, r into x by 2 upon r plus x by 2 होगा ना। तो कितना आ गया ना, rx by 2r plus x, ये इतने इससे कम, और साथ में r by 2 plus r by 2 यानी प्लस r, तो इसका कितना हो गया है ना, इसका हो गया दिस प्लस r, तो इसका हो गया rx by 2r plus x प्लस r। क्यों? क्योंकि साथ में r by 2 और ये वाला पार्ट जो कि rx by 2r plus x है, और साथ में ये सीरीज में, तो r by 2 मिलके तो r हुआ, और एक ये वाला है जो कि इसके बराबर है, तो स्टार्ट का यानी कितना बन गया, rx प्लस 2r स्क्वायर प्लस rx, यानी बेसिकली 2rx है ना, 2r स्क्वायर प्लस rx हो जाता है 2rx प्लस 2r स्क्वायर बाय 2r प्लस x। इसमें r कॉमन लेना तो ले सकते हो। ये क्या हो गया, क्वेश्चन भी है एक, दैट इज हाँ x by 2, क्योंकि देखो लॉजिक मैंने क्या अप्लाई,
मैंने एक इनफाइनाइट नेटवर्क लिया ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल जिसका स्टार्टिंग आर से हुआ है। मैंने इस पूरे को आर माना है, पूरे को आर माना है, पूरे को आर माना है। और फिर बीच में एक ये नेटवर्क खुल गया, ये भी एक इनफाइनाइट ट्राइंगुलर नेटवर्क है, बट इसका स्टार्टिंग r by 2 से है। यानी हमारे वाले का सीक्वेंस क्या है ना, आर 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 का ट्राइंगल, फिर अंदर r by 2 r by 2 r by 2 का ट्राइंगल, फिर r by 4, फिर r by 8 इस तरीके से, यानी r by 2 r by 4 r by 8 इस तरीके से। और ये जो बचा कुछ ट्राइंगल है छोटा वाला, इसका स्टार्टिंग r by 2 से है, फिर r by 4 r by 8 r by 16 इस तरीके से चलता जा। यानी हम अपने ट्राइंगल के हिसाब से अगर हम कंपेयर करें तो ये वाला जो ट्राइंगल है ये सब कुछ आधा है। तो अगर अपने ट्राइंगल का अगर इक्वल डिस्टेंस x होता है तो इसका क्या होगा, x by 2। इसलिए मैंने क्या किया, इसको हटाया और देखो x by 2 से रिप्लेस कर। दैट्स व्हाट आई हैव डन। इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, अगर याद होगा, जिसमें इनफाइनाइट नेटवर्क में शुरू में x था और बाद में पीछे से मैंने 3x ऐड किया, मतलब 3x पैरेलल में लगाया। ये भी कुछ ऐसे ही है, पर इसका थोड़ा सा हिसाब किताब अलग है। तो अभी हमने क्या किया, ऊपर का निकाल दिया, उसका कितना आ गया, ये आ गया, साथ में r पैरेलल में है ना। यानी क्या हो गया, फाइनली 2rx प्लस 2r स्क्वायर बाय 4r प्लस x, और साथ में r पैरेलल ध्यान रखना, तो यानी इनटू r बाय 2rx प्लस 2r स्क्वायर बाय 4r प्लस x प्लस r should be equal to x। x ही तो होगा, ये सब कुछ मिला जुला के कितना बन रहा है, x ही तो बनेगा, इसका x बनेगा। अभी थोड़ा सा देखने में डरावना सा लगता है, बट उतना डरावना भी शायद नहीं होगा, देखते हैं क्या है। यानी 2rx प्लस 2r स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर प्लस rx बाय 2r प्लस x। तो 2r प्लस तो न्यूमरेटर में तो कैंसिल हो जाएगा। अब इसका नीचे का क्या आ रहा है, 2rx प्लस 2r स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर प्लस rx इज इक्वल टू x। ठीक है ना। अब जगह बिल्कुल नहीं है तो इसलिए मुझे थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करना पड़ रहा है, दैट इज मैं थोड़ा सा वो करूंगा, ठीक है ना। जगह बनाऊंगा, यानी 2rx 2rx का rx तो 3rx प्लस 4r स्क्वायर तो 3rx प्लस 4r स्क्वायर इक्वल टू 2rx स्क्वायर, नहीं 2rx प्लस rx, तो 3rx, ये कुछ गड़बड़ हुआ है, इनको आ रहा है ना, ये प्लस r, तो 4r स्क्वायर हुआ ऊपर तो, ओ अच्छा सॉरी, यहाँ पे हमने गड़बड़ किया ना, ये हो गया 2r स्क्वायर x प्लस 2r क्यूब, ये ऐसा किया, ठीक है ना। फिर 2r स्क्वायर x प्लस 2r क्यूब, तो 2r स्क्वायर x प्लस 2r क्यूब इज इक्वल टू, अब ये देखो 3rx है, एक्चुअली r कैंसिल भी हो रहा है बट चलो कोई नहीं, 3rx into x यानी 3rx स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर into x यानी 4r स्क्वायर x, ठीक है ना। अब एक काम करो, r से तो कैंसिल कर दो सारा, r स्क्वायर पूरा कैंसिल हो जाएगा, एक r रह जाएगा, नहीं एक r कैंसिल हो जाएगा, एक r कैंसिल करते हो तो 2rx प्लस 2r स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4rx, यानी 3x स्क्वायर प्लस 2rx माइनस 2r स्क्वायर 0।
यानी ये तो देखो सिंप्लीफाई तो होगा नहीं, इसलिए x हो जाएगा इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, तो ऑब्वियसली प्लस वाला ही होगा क्योंकि ऑलरेडी माइनस आ चुका है, तो प्लस बी स्क्वायर यानी 4r स्क्वायर प्लस 4 इज 12 बड़ी होती है प्लस 24r स्क्वायर बाय 2a यानी 2 into 3 यानी माइनस 2r प्लस 24 प्लस 28 तो रूट यानी 2 अगर r कॉमन ले लेता हूं मैं जाएगा माइनस दिस थिंग प्लस 2 रूट 7 by 6 यानी बेसिकली 2 रूट 7 minus 2 by 6 into r. Yeah, 2 root 7 minus 2 upon 6 तो यानी 2 से तो कैंसिल कर दो 1 by 3। तो मैं कैलकुलेशन चेक कर लेना, मैंने थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेशन कर लिया एक्चुअली यहाँ पे r कैंसिल करना चाहिए था बट चलो कोई मैंने किया नहीं, तो वैसे कैंसिल तो यहीं पे हो रहा था पर चलो कोई नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आ ही गया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके यू कैन इजीली गेट द वैल्यू ऑफ r इक्विवेलेंट। यानी root 7 minus 1 by 3 into r will be the r equivalent, ठीक है ना? क्या ऑब्वियसली थोड़े से कठिन क्वेश्चंस में से आता है, कोई भी एक्सपोजर में कोई दिक्कत नहीं। ओके, so that was about your equivalent resistance using various methods। इसके अलावा जो हमने कैपेसिटेंस में किया था ना, व्हीटस्टोन एंटी व्हीटस्टोन वगैरह, वो सब कुछ इसमें ही वैलिड है, इसलिए काम करो सीधे क्वेश्चन सॉल्व करो, है ना? तो जैसे एंटी व्हीटस्टोन ब्रिज का एक दे रहा हूं, व्हीटस्टोन ब्रिज तो समझ में आ जाओगा, R1 by R2 और R3 by R4 अगर बराबर होगा तो बीच का रेजिस्टेंस तुम हटा सकते हो। अभी पिछले क्वेश्चन में भी एक हुआ था, वो पिरामिड वाले में भी ऐसे ही हुआ था कुछ, है ना? अब मैं दे रहा हूं एंटी व्हीटस्टोन ब्रिज, याद रखो देखो कैपेसिटेंस में या कैपेसिटर में एंटी व्हीटस्टोन ब्रिज में डायगोनल में चार्जेस बराबर आए। अब सोच लो यहाँ पे क्या होगा, है ना? ठीक है, इसके इक्वल रेजिस्टेंस निकालना है। अच्छा, क्योंकि हम लोग कैपेसिटर में ऑलरेडी कर चुके, तो क्या करते हैं, बैटरी जोड़ते हैं, यहाँ पे बैटरी जोड़ लेते हैं, यानी यहाँ पे भी एक 3 वोल्ट का बैटरी जोड़ लेते हैं।
अभी देखो क्या होगा कि लेटर से इसका करंट है आई, है ना, मेन करंट आई हो गया, और लेटर से यहाँ पे जो करंट है वो है सपोज आई वन। देखो एंटी व्हीटस्टोन ब्रिज का सिमेट्री याद है ना, डायगोनल डायगोनल में कैपेसिटर में चार्ज बराबर था, तो यहाँ पे क्या होगा, करंट बराबर। तो अगर यहाँ पे आई वन होगा, देखो यहाँ पे भी आई वन होगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे आई है तो क्या होगा, बाकी करंट यहाँ पे होगा आई माइनस आई वन, तो वही आई माइनस आई वन यहाँ पे होगा, यानी यहाँ पे होगा आई माइनस आई। इस रेजिस्टर से अच्छा, अब देखो आई माइनस आई वन यहाँ पे आया और आई वन चला गया, तो बाकी यहाँ पे आएगा, तो कितना आएगा, आई माइनस टू आई वन। करोगे नहीं एग्री? अब एक काम करो, एक लूप इक्वेशन तो अंदर का ले लो, तो मैं लूप इक्वेशन लिखने वाला हूं, जरा ध्यान से देखो, क्योंकि इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देखो ध्यान रखना, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट अगर जाती है और रेजिस्टर के थ्रू, तो वोल्टेज घटता है, पोटेंशियल ड्रॉप होता है, यानी माइनस आई आर लिखेंगे। तो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट जा रहा हूं, तो इसलिए माइनस आई आर वन में, इसलिए फिर यहां से एक इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो आई आर यानी माइनस आई माइनस टू आई वन, ये भी ड्रॉप हो गए, और यहाँ पे जब हम उल्टे डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये हो गया प्लस टू आई वन, प्लस टू आई वन इक्वल टू जीरो। ठीक है, ठीक है। अब इसके रिलेशन जब निकालो, यानी माइनस आई प्लस आई वन माइनस आई प्लस टू आई वन प्लस टू आई वन इक्वल टू जीरो, यानी आई वन प्लस टू आई वन प्लस फाइव आई वन माइनस आई इज इक्वल टू टू आई, यानी आई वन इक्वल टू, यानी आई वन इन टर्म्स ऑफ आई आ गया, कितना आ गया, टू बाई फाइव आई, ये देखो, है ना, आई वन इन टर्म्स ऑफ आई आ गया टू बाई फाइव। अब एक काम करो, बाहर वाला लूप लिखो, है ना, तो बाहर वाले में क्या होगा, माइनस टू आई वन, है ना, माइनस आई माइनस आई वन इंटू वन, ठीक है, प्लस वी इक्वल टू जीरो, यानी माइनस टू आई वन प्लस आई वन, तो माइनस आई वन माइनस आई इज इक्वल टू माइनस वी, तो माइनस कैंसिल कर लो, यानी v इज इक्वल टू आई प्लस आई वन, और आई वन तो टू बाई फाइव आई है, यानी आई प्लस टू बाई फाइव, यानी v इज इक्वल टू सेवन बाई फाइव आई, यानी v बाई आई इज इक्वल टू सेवन बाई फाइव। और जो बैटरी का वोल्टेज होता है अपॉन बैटरी का जो करंट होता है, वही होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी दिस इज इक्वल टू, यानी इसका मतलब क्या हुआ, आर इक्विवेलेंट आ गया इक्वल टू
ठीक है, यानी आर इक्वल क्या आ गया ना 7/5 ओम, ओम में लिखना पड़ेगा, चलो कोई नहीं होता। तो एंटी हिस्टोकेमिस्ट्री का जो मेथड है उसमें अलग कुछ नहीं है, जो हमने पहले किया था कैपेसिटेंस के टाइम, समझ लीजिए कि उसी का एक रेप्लिका है ना। देख लो ठीक है, तो एंटी हिस्टोकेमिस्ट्री हो गया, यानी अब हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, आज हम लोग एक और कंसेप्ट पे ध्यान देंगे, एंड दैट इज ऑन ईएमएफ वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है ना, तो ईएमएफ थोड़ा सा पहले ना समझा जाए कि दोनों है क्या। वैसे दोनों का यूनिट वोल्टेज है, मतलब वोल्ट है, बट हम दो वर्ड्स यूज कर रहे हैं, एक है ईएमएफ और एक है पोटेंशियल डिफरेंस। अब इन दोनों में फर्क क्या है, इसके फर्क को समझने के लिए, इसके फर्क को समझने के लिए पता क्या करना पड़ेगा। लेट्स इमेजिन, इमेजिन करो, एक सिचुएशन इमेजिन करो राजा, ठीक है ना। सिचुएशन कुछ ऐसे है कि सपोज मेरे पास 1000 रुपए पड़ा हुआ, थोड़ा सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू समझो। 1000 रुपए मेरे पास पड़ा हुआ है और मैं सपोज डिसाइड करता हूं कि छोटा मोटा कोई गेट टुगेदर हो जाए, तो ऐसे ही कहीं रेस्टोरेंट में बैठ जाएंगे और कुछ स्नैक्स वैक्स टाइप का ले लेंगे। तो मैंने 3 फ्रेंड्स और को बुला लिया, तो 3 फ्रेंड्स हो गए, मैं भी हो गया, तो टोटल 4 लोग। मेरा फाइनेंशियल कैपेसिटी मैंने क्या बताया, मान लो मेरे पास 1000 रुपए है, या कह सकते हो कि मैं 1000 रुपए तैयार था खर्चा करने ड्यू टू दैट स्मॉल गेट टुगेदर। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो एक काम करो, छोटे मोटे 4 थाली अप्लाई कर, तो 250-250 रुपए के 4 थाली हमने अप्लाई कर दिया। तो 4 थाली से जो है इवनिंग स्नैक्स वगैरह मैनेज हो गया। एक एक जने कितना पड़ा फिर 250 रुपए, तो 250 इंटू 4 1000 रुपए, यानी समझो जरा, मेरे पास फाइनेंशियल कैपेसिटी था 1000, लेकिन क्या मैंने 1000 रुपए का खिलाया? नहीं ना, मैंने खिलाया 750 रुपए, जबकि मेरे पास फाइनेंशियल कैपेसिटी 1000 का है। लेकिन कुछ तो मैं खुद भी कंज्यूम करूंगा ना, या मैं बैठ के देखता रहूंगा सब लोग खाएंगे, ऐसा तो नहीं होता। यानी कहने मतलब क्या कि मेरे पास फाइनेंशियल कैपेसिटी 1000 रुपए रहते हुए भी मैंने सिर्फ 750 का ही खिलाया, 250 रुपए मैंने खुद भी कंज्यूम किया। इसमें कोई बुराई नहीं है, पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट इज दैट, यानी 750 रुपए का मैंने दिया जबकि मेरे पास 1000 रुपए का था। ये 1000 रुपए होता है ईएमएफ, ये 1000 रुपए होता है ईएमएफ, और 750 हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। यानी मेरे पास इतना होता है ऑफर करने के लिए, हो तो गया ईएमएफ यानी 1000 रुपए, लेकिन कुछ मैं खुद कंज्यूम कर जाऊंगा, देयरफॉर मेरे पास जो बचा हुआ होगा वो मैं खिलाऊंगा या वो मैं बाहर वालों को दूंगा, जो कि 750 है। वो 750 को समझ लो एज पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज व्हाट अ सेल, potential difference is what a cell gives to the circuit, or EMF is what it has in terms of the drive to the capability to drive current. तो करंट ड्राइव करने का जो कैपेबिलिटी है वो तो 1000 है, लेकिन दिया कितना उसने 750। ये समझ लो कि मोटा मोटा एक हिसाब किताब है जो कि इस केस में होगा। आई होप यू आर गेटिंग इट नाउ। अच्छा, अब एक काम करो, मैं एक सर्किट दे रहा हूं और देखते हैं उसमें ये सब हिसाब किताब जो है कैसे बने, है ना। सर्किट क्या है,
तो सपोज इसका ईएमएफ ई है, और ये जो मैं बार बार कह रहा हूँ ना कि मैंने भी तो 250 रुपए खाया, तो ये तो हो गया इन टर्म्स ऑफ सोशल कल्चरल वट एवर गेट टुगेदर काइंड ऑफ थिंग। तो बैटरी में खाया पिया और ये सब क्या होता है, तो बैटरी में इसलिए हो जाता है क्योंकि बैटरी के अंदर भी एक रेजिस्टेंस होता है, अगर आइडियल सेल नहीं है तो वो है इंटरनल रेजिस्टेंस। अब इंटरनल रेजिस्टेंस के थ्रू भी तो करंट को ले जाना है ना, तो कुछ तो अपोजिशन इंटरनल रेजिस्टेंस भी करेगा ना, इसलिए क्या हो रहा है, बैटरी का जो ताकत है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से। बात समझ में आ गया ना, तो ये चीज है। और ये हो गया सपोज कैपिटल आर, ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना देगा, द पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, अगर करंट आई है तो हम एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस बोल के क्या समझते हैं, आई इनटू कैपिटल आर। ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज ड्राइविंग द करंट थ्रू दैट रेजिस्टर कैपिटल आर। वो कितना होगा ना, देखो ये जो आई है वो कितना होगा, टोटल जो सेल का ताकत है अपॉन टोटल अपोजिशन, अपोजिशन में इंटरनल रेजिस्टेंस तो जुड़ेगा और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा, यानी ये हो जाएगा इक्वल टू ई बाय स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर इनटू कैपिटल आर। ठीक है ना, तो एक काम करो, इसको लिख लो यार, ई बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर माइनस स्मॉल आर बाय, भाई मर्सी आपने क्या कर दिया, मैंने कुछ नहीं मैनिपुलेट किया, मैंने कैपिटल आर को लिख दिया कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर माइनस स्मॉल आर, तो कर ही सकते हो। फिर क्या, इसको और इसको अलग कर दो, यानी हो जाएगा ई इंटू आर प्लस आर माइनस ई आर, है ना, बाय आर प्लस आर बाय आर प्लस आर, है ना। तो यहाँ तो आर प्लस आर कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा ई माइनस व्हाट अबाउट ई बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, तो ई बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर तो आई है ना, तो ई माइनस आई, यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, therefore potential difference is equal to E minus I। ठीक है ना, तो the potential difference becomes equal to capital E minus I into small r, यानी EMF E तो है, लेकिन अपने ही अंदर करंट ओवरकम करने के लिए जो अपोजिशन को फेस करना पड़ेगा वो I into small r, उतना कम हो गया, तो बाकी एक सेल क्या करेगा, सर्किट को ऑफ कर, that is more or less the calculation for EMF and potential difference of a given cell, one cell in a circuit। आ गया ना, चलिए यानी एक समझ ले, एक जनरल काइंड ऑफ डिस्कशन हमने कर दिया कि अगर सेल का ईएमएफ ई होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर होता है, तो अगर उसके थ्रू करंट पास करोगे तो वो जो पोटेंशियल डिफरेंस वो करेगा, क्या बोलते हैं, बाहर वाले सर्किट को देगा, ऑफर करेगा, वो जाएगा कैपिटल ई माइनस कैपिटल आई इनटू स्मॉल आर। कंफर्टेबल ना, चलो अब एक काम करो, अब मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन दूंगा, क्वेश्चन को जो है सॉल्व करो।
तो 3 सेल यूज किया गया, सेल्स दिख रहा है ना, 12 वोल्ट 2 ओम, ये 6 वोल्ट 1 ओम। अगेन प्रॉब्लम है, मैं समझ रहा हूँ। देखो जरा ना सर्किट देख लो, ठीक है, थोड़ा सा लाइट के चक्कर में दिक्कत आता है, आई होप कि अब दिख गया होगा। 6 वोल्ट और 1 ओम ड्रॉ कर लो, इधर 8 वोल्ट 1 ओम, इधर 16 ओम, इधर 12 वोल्ट 2 ओम, इधर 6 वोल्ट 1 ओम। अब सारा कुछ है ना, ठीक है ना। अब तुमको क्या करना है, तुमको फाइंड आउट करना पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 6 वोल्ट सेल, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 8 वोल्ट सेल, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट सेल। ठीक है ना, चलो फाइंड आउट करो। सर एक्सक्यूज मी, हाँ बेटा, सर किसी और सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस दूसरे सेल के लिए एक्सटर्नल होता होगा ना? हाँ लेकिन क्या ना, देखो इस केस में ना जो करंट है ना वो एक सेल से जा रहा है, फिर दूसरे सेल से जा रहा है, फिर तीसरे सेल से जा रहा है, इस तरीके से। तो देखो इस बार रेजिस्टेंस तो सिंपल है, मैं ये नहीं करूंगा कि सारे केस में सिंपल होगा, बट इस केस में प्रीटी सिंपल है। सिंपली रेजिस्टेंस सबको ऐड कर दो एंड यू विल गेट द टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो R इक्विवेलेंट ये होगा इस केस में, R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू द sum of all the resistance। देखो आज क्योंकि थोड़ा टाइम कम है, इसलिए इसका जस्ट एक बेसिक डिस्कशन कर लेते। इफ आई अप्लाई फॉर्मूला देन व्हाट हैपेंस, वो अलग बात है कि इस क्वेश्चन में थोड़े सा और इंट्रिकेसी है, बट उस डिटेल तक जाने का आज टाइम नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ, अप्लाइंग फॉर्मूला, इफ फॉर्मूला इज अप्लाइड तो क्या होगा। मैं पहली बात तो आई कितना होगा, मैं इसमें एक चीज थोड़ा ध्यान रखना, क्या कि दो सेल जो है ना क्लॉकवाइज काम कर रहा है। जैसे ये 12 वोल्ट वाला सेल इधर करंट भगाना चाहता है, दैट इज क्लॉकवाइज। ये 6 वोल्ट वाला सेल इधर करंट भगाना चाहता है, दैट इज आल्सो क्लॉकवाइज। लेकिन 8 वोल्ट वाला सेल एंटी क्लॉकवाइज करंट चाहता है इधर, यानी सेल्स आपस में अब लड़ रहे हैं, तो हमें नेट वोल्टेज चाहिए होगा। अगर तीनों सेम ओरिएंटेशन में होता तो सबके वोल्टेज ऐड कर दिया, मतलब सबके ईएमएफ ऐड कर दिया होता, बट ऐसे नहीं होता। इस बार क्या होगा, आई विल बी टोटल ईएमएफ लेने के बाद 12 प्लस 6 माइनस 8। रेजिस्टेंस का कोई डायरेक्शन नहीं होता, इधर से भी 2 ओम होता है तो इधर से भी 2 ओम होता है, इसलिए रेजिस्टेंस तो हमेशा जुड़ के बनेगा इस पर्टिकुलर केस में, क्योंकि एक ही वायर है और उसके थ्रू एंड थ्रू रेजिस्टेंसेस है। तो यहाँ पे 2 ओम है, 1 ओम है, 3 ओम है, प्लस 1 ओम 4 ओम प्लस 16 ओम यानी 20 ओम है ना। 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4 प्लस 16 यानी 20 ओम, ध्यान रखना। तो कितना होगा, 12 प्लस 6 18 माइनस 8 यानी 10 by 20 यानी 0.5 एम्पियर। देखो आ गया ना। अब एक काम करो, फॉर्मूला देखा जाए, लेकिन फॉर्मूला भी देखो मत, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला से थोड़ा सा बियॉन्ड मैंने क्वेश्चन पूछा। अब एग्जैक्टली उसमें क्या बियॉन्ड है इसके अभी डिस्कस नहीं करूंगा,
थोड़ा सा इनकम्प्लीट रहेगा इस क्वेश्चन का, बट एक चीज हमने निकाल लिया इस बार कि यहाँ पे रेजिस्टेंस तो जुड़ेगा पर सेल 2 जुड़ेगा और एक अपोज कर, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया था। इसके आगे के स्टेप्स तुम लोग एक बार अपना दिमाग लगा के सोच समझ के करके रखो, फिर जो नेक्स्ट क्लास होगा दैट इज ऑन क्या बोलते हैं थर्सडे, आज ट्यूसडे है, हाँ ट्यूसडे, तो थर्सडे का जो क्लास होगा वो जो है होगा करीब करीब समझ लो कि हाँ वही 8 o'clock, ठीक है ना, थर्सडे 8 o'clock, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, अभी 8 o'clock ही कर दे लगभग, चलो ठीक है, तो वही थर्सडे भी वही 8 o'clock रखते हैं एंड देन आफ्टर दैट सैटरडे रखेंगे। तो इस हफ्ते शायद सैटरडे या संडे को एक दिन रखेंगे जिस दिन हम लोग डाउट्स डिस्कस कर लेंगे। कैपेसिटेंस का डाउट्स मैंने दे रखा है, तो उसका डाउट्स जो है इस हफ्ते कभी एक दिन डिस्कस कर, ठीक है ना। चलो ओके बेटे, आज के लिए इतना ही, फिर हैव अ गुड डे, ओके विल कैरी ऑन इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है ना, बाय बेटे। हाँ बेटे ध्रुव, हम सर जैसे हमने पिछले साल किया था कि असाइनमेंट की मतलब जैसे हमने असाइनमेंट कर लिया जो आपने हमको दिया है सर, उसका पीडीएफ आपको भेजना है ना अभी? नहीं वो पीडीएफ पता है उसी में अपलोड करना है। यस सर, सर मतलब हाँ वही था मेरा कि वहीं पे हाँ अपलोड करना है ना, ठीक है हाँ सर। हाँ, वहीं पे अपलोड कर देना जैसे पहले कर देना, है ना। चलो ओके, थैंक यू सर। ओके बेटे, ठीक है, चलो बेटे आज के लिए इतना ही, फिर हैव अ गुड डे, बाय बाय, गुड नाइट सर, थैंक यू सर। गुड नाइट, थैंक यू, बाय बाय, Thank you, sir. थैंक यू बेटे, गुड डे, हैव अ गुड नाइट।